कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज, जैसे कि आप लोगों ने जाना ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, अभी आपने इसके पहले हार्ट को पढ़ा, हार्ट से ब्लड पंप होके डोर्सल एओर्टा से निकल के पूरे ब्लड डिफरेंट टिश्यूज तक जाता है ना, डिफरेंट सेल्स तक, बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं जो कि टिश्यू बनाती हैं, ऑर्गन बनाती है, तो हर एक सिंगल सेल तक ब्लड जाता है। तो वो किसके माध्यम से जाता है? कैपिलरीज के द्वारा। तो कैपिलरीज जो है में जो सर्कुलेशन है उसको हम माइक्रो सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? ब्लड जैसे एओर्टा से निकला, फिर आर्टरीज में आया, सब जगह जाके, तो कैपिलरीज के थ्रू ब्लड एक इवन सिंगल सेल जो आपकी बॉडी में है हर सेल तक जाता है। और ब्लड का काम क्या है कि न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना टिश्यू तक, और टिश्यू से, सेल से वेस्ट मटेरियल को वापस लेकर आना, वो काम है। तो ये काम टिश्यू लेवल पर, सेल लेवल पर कौन करता है? कैपिलरीज करती हैं, ठीक है। तो जो कैपिलरीज की वॉल होती हैं ये बहुत पतली होती हैं, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती हैं, और ये एंडोथेलियल सेल्स से बनी होती हैं, और इनसे आसानी से चीजों का एक्सचेंज हो जाता है। सेल से, मतलब ब्लड से चीजें निकलकर कैपिलरी की वॉल से निकलकर टिश्यू में चली जाती हैं, और टिश्यू से वेस्ट मटेरियल निकल के वापस सर्कुलेटिंग ब्लड में आ जाता है। तो बहुत ज्यादा संख्या में कैपिलरीज हमारी बॉडी में पाई जाती होती हैं, क्योंकि हर एक सिंगल सेल जो है उसके रीच में कैपिलरी होती है। तो करीब करीब 10 बिलियन कैपिलरीज, जो कि टोटल एरिया 500 to 700 स्क्वायर मीटर का एरिया ऑक्यूपाई करें, एक फुटबॉल फील्ड का करीब 1/8 एरिया ऑक्यूपाई करें, इतनी ज्यादा कैपिलरीज हमारी बॉडी में पाई जाती है। क्योंकि हर एक सेल तक ब्लड पहुंचना है, और वो ब्लड किसके द्वारा पहुंच रहा है? कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपको मालूम है, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड डोर्सल एओर्टा से निकलता है, फिर डिफरेंट आर्टरीज में जाता है, फिर आर्टरीज के बाद वो ब्लड कहाँ जाता है? आर्टीरियोल्स में। ये एक एक अलग अलग एरिया में सेल्स के बीच में जो कैपिलरीज का जाल, कैपिलरी बेड होता है। कैपिलरी में ये नहीं है कि केवल आर्टरीज है, या इसमें मतलब फ्रेश ब्लड कैरिंग कैपिलरीज भी हैं, और ये वेनस ब्लड वाली कैपिलरीज भी होती है। तो ये कैपिलरी बेड कंसीडर किया जाता है इसको। तो हर टिश्यूज के आसपास जो कैपिलरी बेड पाया जाता है, जो अपने अगल बगल वाले टिश्यू में जो सेल्स हैं उनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज करती है। तो ब्लड जो है, जैसे आर्टरीज से कहाँ आएगा? आर्टीरियोल्स में आएगा, ये आर्टीरियोल्स है, और फिर उसके बाद मेटा आर्टीरियोल में आएगा। उसके बाद मेटा आर्टीरियोल के बाद इसकी ब्रांचिंग जो होगी ये कैपिलरीज कहलाती है। और कैपिलरीज, ये सारी कैपिलरीज मिलके कैपिलरी बेड बना रही है। इनके बीच में एक स्फिंक्टर होता है जो एक ही डायरेक्शन में खुलता है, इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुलता है। तो जो ये कैपिलरीज हो गई, तो ब्लड का कैसे फ्लो करता है? आर्टरीज से आर्टीरियोल्स में आता है, फिर मेटा आर्टीरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में आता है। और कैपिलरीज जो है ये चारों, इसके चारों तरफ क्या है? टिश्यू है, या टिश्यू के चारों तरफ कैपिलरीज है। टिश्यू किससे बना है? सेल से बना है। तो बॉडी के हर भाग में, हर सेल में, हर टिश्यू के पास ये कैपिलरीज उपस्थित है, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का। तो अब क्या होगा कि जो ये वाला जो एंड है आर्टीरियोल एंड है, और ये कौन सा एंड है? वेन्यूल एंड। मतलब यहाँ से ब्लड एंटर किया और यहाँ पे पूरा उसने एक्सचेंज कर दिया, अगल बगल जो सेल्स टिश्यू है जो भी न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू को दे दिया, वेस्ट मटेरियल को ले लिया, सब लेते हुए ये वेनस ब्लड में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये वेन्यूल एंड से वापस वेनस सिस्टम में चला गया, ठीक है। तो अब ये जो आर्टीरियोल एंड है, यहाँ पे चूंकि जब ब्लड हार्ट से निकलता है तो इन सब शुरू की कैपिलरीज में उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो आर्टीरियोल एंड पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, और जब ये पूरा घूम के वापस वेन्यूल एंड में आता है तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भले ही, अब यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, जो चीजें हैं इसमें से निकल के कहाँ जाएंगी? टिश्यू में जाएंगी। और यहाँ पे क्या होगा? वापस वेस्ट मटेरियल निकल के किस में आएगा? इसमें आएगा। तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर कम होता है। अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरी वॉल। अगर कैपिलरी की वॉल से हो, एक्चुअल में एक्सचेंज किससे हो रहा है? उसकी वॉल से, उसकी जो वॉल है उसमें एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो वॉल है ये
किससे बनी हुई है? एंडोथीलियल सेल्स। जैसे ये एक सेल हो गई, फिर यहाँ से देखो ब्रेक गैप है, ये दूसरी सेल हो गई। तो कई सारी एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं वो मिलकर कैपिलरी का निर्माण करती हैं। इसमें एक पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन जो वॉल होती है उसमें ये पोर्स होते हैं जिसमें हम प्लाज्मा लेमल वेसाइकल बोल रहे हैं। दो सेल्स एंडोथीलियल सेल्स हैं, उनके बीच में जो गैप है इंटरसेलुलर क्लेफ्ट है, इनके बीच में जो गैप है वेसिकुलर चैनल है। ऐसे करके ये सब चीजें क्या काम कर रही हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को करने में मदद करती हैं, चाहे ये मेम्ब्रेन हो, चाहे ये क्लेफ्ट हो, चाहे ये हो। तो जो बड़ी चीजें हैं वो इधर से निकल जाएंगी, छोटी चीजें हैं यहाँ से निकल, अलग अलग जगह से चीजों का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ब्लड जब कैपिलरीज में फ्लो करता है तो काफी स्लोली फ्लो करता है ना। स्लोली फ्लो करने के कारण आसानी से वो मटेरियल को एक्सचेंज होने का टाइम मिल जाता है। ब्लड से मटेरियल निकल के टिश्यू में चला जाता है और टिश्यू से निकल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है, फिर वहां से कैपिलरीज में आ जाता है। तो स्लो फ्लो करने के कारण इजीली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाता है। तो फ्लो मतलब एक्सचेंज किस चीज का होता है? जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन ब्लड से निकल के टिश्यू में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैपिलरीज में आएगी, ये तो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है ना। वाटर है, कुछ आयंस है, ये स्पेसेस बिटवीन सेल्स ऑफ द कैपिलरीज के बीच में जो सेल्स कैपिलरी जो सेल्स से बनी है उनके बीच में स्पेस है, उससे वाटर और आयन पास हो जाते हैं। तो और जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो पास ही नहीं होते, प्रोटीन्स टाइप ज्यादा प्रोटीन तो पास नहीं होते, और अगर होते हैं तो वो एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा पास होते हैं। अब व्हाट इज कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज? अभी तो हमने फ्लूइड कैपिलरी का स्ट्रक्चर समझा, ठीक है। अब ये एक्सचेंज है क्या? Actually में it is defined as the transport of nutrients to the tissues and removal of cell excreta across the capillary wall। तो ये तो कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज हुआ। अब ये होता कैसे है, कैसे ये डिटरमाइन होता है? ये होता है फोर्सेस के द्वारा। कई सारे जो फोर्सेस कैपिलरी की वॉल में लगते हैं, किसके द्वारा लगेंगे फोर्स? या तो कैपिलरी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसके कारण लगेंगे, या फिर उसके चारों तरफ कैपिलरी के चारों तरफ जो खाली जगह है टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में, उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं, उसके कारण इसमें फोर्स लगेगा। और उससे जहां जिस साइड फोर्स ज्यादा होगा उस फोर्स के बेस का जो नेट रिजल्टेंट होगा उसके बेसिस पे इसमें फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। तो जैसे जैसे ब्लड, इनिशियल में हमने बताया कि ब्लड का फोर्स, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे ब्लड ट्रेवल करता है कैपिलरीज से उसका फोर्स जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम प्रेशर, कौन से प्रेशर इसमें लगते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है? ये आर्टीरियल एंड, ये सपोज कैपिलरी है, कैपिलरी में ये आर्टीरियल एंड है और ये वेनस एंड है ना। अब इसमें जैसे ब्लड आया तो ब्लड अपने साथ बहुत से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे वाटर है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो वो यहाँ से फ्लो करके कहाँ जाएंगी? इंटरस्टिशियम में। ये इंटरस्टिशियम है, ये खाली जगह जो इंटरस्टिशियम है, व्हाइट वाला स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से वो सेल में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो वेन्यूल एंड तक जब ब्लड पहुंचेगा तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ से जो इंटरस्टिशियम में जो टिश्यू से निकल के वाटर है, वेस्ट मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो निकल के वेन्यूल में आ जाएगा। तो ये तो मोटी मोटी बात हुई। अब जो आरबीसीज है, इसमें आरबीसी है या प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ये इनका मूवमेंट नहीं होता है। कैपिलरी बड़े होते हैं, कैपिलरी से ये पास नहीं होते। तो जब पास नहीं होते तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जब ये फ्लूइड फ्लो करता है तो ये फोर्सेस जो लगते हैं उनको हम बोलते हैं स्टर्लिंग फोर्सेस। 4 प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। एक होता है कैपिलरी ब्लड प्रेशर, एक होता है प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं डायग्राम से कि सपोज ये कैपिलरी है ना। अब ये इसको हम अभी यहाँ ये नहीं बोल रहे कि ये आर्टीरियल एंड है या वेन्यूल एंड है, ये जनरल पार्ट है। कैपिलरी में 4 प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। एक हो गया आपका ये कैपिलरी ब्लड प्रेशर, पीसी जिसको से बता रहे हैं हम, और ये वाला हो गया आपका इंटरस्टिशियल कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर।
अब जहां पे कोलॉइडल वर्ड आया मींस ये जो प्रेशर है ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स, चाहे वो प्रोटीन्स इंटरस्टिशियम, ये इंटरस्टिशियम है, ये खाली जगह है, ये टिश्यू की सेल्स है और ये कैपिलरी है, तो चाहे वो प्रोटीन्स इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट हो, चाहे वो प्रोटीन कैपिलरी में प्रेजेंट हो, वो जहां भी प्रेजेंट होंगे वो कौन सा प्रेशर क्रिएट करेंगे, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ पे कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और अगर यहाँ पर है इंटरस्टिशियम में है तो इंटरस्टिशियम में कोलॉइडल प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो जब वो इसमें कैपिलरी में प्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है उनके कारण जो प्रेशर हो रहा है वो क्या कहला रहा है, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो इंटरस्टिशियम में जो प्रोटीन्स है उनके कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो क्या करेंगे, इसमें जो फ्लूइड है उसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटीन्स है वो क्या करेंगे, इसमें जो फ्लूइड है उसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो इससे क्या होगा, फ्लूइड इधर जाएगा और इधर का फ्लूइड इधर आएगा। इसी प्रकार से जो कैपिलरी प्रेशर है, ये कैपिलरी का ब्लड प्रेशर है, तो कैपिलरी का ब्लड प्रेशर जहां पर अधिक होगा वहां पे फ्लूइड इधर जाएगा, और जहां पे कम होगा वहां फ्लूइड इधर जाएगा। इसी प्रकार से ये जो इंटरस्टिशियल कोलॉइडल प्रेशर जो है ये आपका इंटरस्टिशियम के कारण, अगर जब यहाँ पे कैपिलरी के जिस भाग में ये प्रेशर ज्यादा होगा वहां से फ्लूइड यहाँ आएगा, जिस भाग में ये प्रेशर कम होगा वहां पे फ्लूइड यहाँ से यहाँ जाएगा। इसी प्रकार से ये जो प्रेशर है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये किसके कारण हो रहा है, ये इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम मतलब समझ रहे हो ना, जो खाली जगह है बिटवीन द कैपिलरी एंड द टिश्यू सेल्स, तो यहाँ पे जो पानी है, जो फ्लूइड है, उसके कारण जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। तो इस अगर यहाँ पे ज्यादा फ्लूइड है तो ये प्रेशर जहाँ पे जब ज्यादा होगा तो ये प्रेशर किस साइड क्रिएट करेगा, इधर, है ना। इसी प्रकार ये तो इस तरह से चार फोर्सेस हैं, ये चार फोर्सेस कैपिलरी और इंटरस्टिशियम के बीच में काम करते हैं। अब जो सब्सटेंस का जो मूवमेंट है, कैपिलरी से इधर आना या यहाँ से यहाँ जाना, कैपिलरी से इसमें कौन सी चीजें आती हैं, न्यूट्रिएंट्स आती हैं, और यहाँ से जो चीजें इसमें जाती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, वेस्ट मटेरियल जाता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, वाटर हो, वो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जब चीजें इसमें आती हैं तो उसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं, और जब वापस चीजें इसमें जाती हैं उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी फिल्ट्रेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये चार फोर्सेस के ऊपर, रिजल्ट चार फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसके ऊपर ये बेस होता है कि कहाँ फिल्ट्रेशन होना है, कहाँ वो होना है आपका एब्जॉर्प्शन होना है। तो जनरली क्या होता है, देखिए, द सम ऑफ दीज फोर्सेस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। इन सब फोर्सेस का जो सम है वो क्या है, डिसाइड करता है कि फ्लूइड में फिल्ट्रेशन होना है कैपिलरीज के क्रॉस की एब्जॉर्प्शन होना है। तो अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव है, चारों को अगर मिला लो तो उसका जो नेट प्रेशर निकलेगा अगर वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा अक्रॉस द कैपिलरीज, मतलब कि कैपिलरी से चीजें निकल के कहाँ जाएंगी, ये क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, मतलब कैपिलरी से चीजें निकल के इंटरस्टिशियम में आएंगी, तो ये फिल्ट्रेशन हो गया। और अगर तो सम टोटल ऑफ फोर्सेस, चार जो फोर्सेस हमने बताया उनका जो सम टोटल अगर निगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लूइड में एब्जॉर्प्शन होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस से वेस्ट मटेरियल निकल के कैपिलरीज में आएगा, ठीक है। तो ये जो चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो अगर पॉजिटिव है तो चीजें कैपिलरी से न्यूट्रिएंट्स और जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो निकल के टिश्यू में आएंगे, और अगर इन चारों का रिजल्टेंट नेगेटिव है तो यहाँ से जो वेस्ट और मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होके कैपिलरी में जाएगा, कैपिलरी इसको एब्जॉर्ब करेगी इंटरस्टिशियम से, ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये NFP इज इक्वल टू PC प्लस ये पाई IF जो हमने आपको पहले बताया, इनको डाल के हम कैलकुलेट करेंगे तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकल आएगा। इस डायग्राम से और अच्छे से आप समझ सकते हो
कि जैसे देखो यहाँ से ब्लड, अब ये वहां पर हमने जो आपको बताया था एक जनरल बात बताई थी कि कैपिलरी में 4 प्रकार के फोर्सेस लगते हैं। यहाँ पे कोई आर्टीरियल एंड या वेनस एंड नहीं है, ये 4 फोर्सेस लगते हैं। कौन सा फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, कौन सा फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब यहाँ ये डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि जब ब्लड यहाँ से कैपिलरी से एंटर करता है तो सपोज ब्लड में प्रेशर सब ज्यादा है, एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, जैसे 32 mmHg प्रेशर है ब्लड में। तो अब हाइड्रोस्टेट यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, ये जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियम है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कांस्टेंट रहता है। तो ये जो है यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये 22 mmHg है। तो अगर इसमें से इसको माइनस करें तो रिजल्ट हमारे पास 10 mmHg बच जाता है, मतलब इस साइड प्रेशर ज्यादा है, इसके बावजूद भी प्रेशर का जो एक्सर्शन है इस साइड ज्यादा है, तो ये करीब 10 है। तो इधर से चीजें निकल के यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, जो भी अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, आपका न्यूट्रिएंट्स है, आपका वाटर है, ऑक्सीजन है, सब चीजें निकल के कहाँ पर आ जाएंगी, इंटरस्टिशियम में आ जाएंगी। अब जैसे जैसे ब्लड फ्लो करेगा तो वेन्यूल एंड में जैसे जैसे आएगा ब्लड का प्रेशर कम हो गया। अब ब्लड का प्रेशर अगर कम हो गया लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट है सब तरफ, ठीक है, यहाँ से पूरे इंटरस्टिशियम में ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट है, तो वही है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इन कंपैरिजन टू ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है तो रिजल्टेंट इस तरफ होगा, तो एब्जॉर्प्शन होगा, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एब्जॉर्ब होकर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मटेरियल का एक्सचेंज होगा। तो एक्सचेंज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस बिटवीन द ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैसे होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो तो क्या होगा, चूंकि आपको मालूम है कि जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं, किससे, मेम्ब्रेन की जो कैपिलरी की जो एंडोथेलियम है उससे डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाते हैं और उनका ट्रांसपोर्ट फास्ट होता है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं एंडोथेलियम से, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो। और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, मतलब जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, जो नॉन लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, वो इंटरसेलुलर पोर्स, जो कैपिलरी की मेम्ब्रेन में आपको पोर्स दिखाई दे रहे थे, उन पोर्स से ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, जैसे कि वाटर है, सोडियम है, क्लोराइड है, ग्लूकोज है, ये सब इससे डिफ्यूज होते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं लाइक एल्ब्यूमिन, तो ये पास नहीं करते किसी भी जगह, जैसे हमने आपको बताया कि प्रोटीन्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होते, जैसे इसमें क्या होगा, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये डायग्राम से दिख रहा है, देखिए वाटर आया, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये सब चीजें, बट केवल जो आरबीसी है या जो प्रोटीन्स है, प्लाज्मा प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन, चाहे वो ब्लड की कैपिलरीज में प्रेजेंट हो, चाहे वो इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट हो, वो आपस में एक्सचेंज नहीं होते, बल्कि वो क्या करते हैं, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो यहाँ पर है वो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और जो यहाँ पर है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे तो यहाँ की चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे, और जो प्रोटीन यहाँ पर है वो इंटरस्टिशियम का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वो यहाँ से चीजों को अपने अंदर खींचेंगे, ठीक है। The net rate of diffusion of substance through any membrane is proportional to the concentration difference of the substances. जो फोर्सेस लगते हैं वो फोर्स भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो जो चीज जहां पर ज्यादा होगी, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिलरी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो वो कहाँ जाएगी, टिश्यू में जाएगी, उसका मूवमेंट कहाँ होगा, टिश्यू की तरफ होगा। और टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पे क्या होगा, टिश्यू से वापस फोर्स कहाँ लगेगा, कैपिलरी की तरफ लगेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि किसका कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, उस हिसाब से चीजों का मूवमेंट होगा। अब जो रीएब्जॉर्प्शन प्रेशर है, जैसे हमने आपको बताया कि 2 टाइप की चीजें होती, फिल्ट्रेशन कब होता है, जब कैपिलरी से चीजें निकल के इंटरस्टिशियम में आती हैं, तब फिल्ट्रेशन प्रेशर काम करता है, मतलब जो चारों का रिजल्टेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और वहां पे वो फिल्ट्रेशन प्रेशर काम करेगा। तो ये चीज हमको कहाँ देखने को मिलती है, आर्टीरियल एंड, कैपिलरी के आर्टीरियल एंड पे चारों जो फोर्सेस है
उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए वहां पर फिल्ट्रेशन हमको देखने को मिलेगा, और वहां पे ब्लड का प्रेशर भी ज्यादा होता है। लेकिन वेनस एंड पे अपर जाएंगे जहाँ पे कैपिलरीज तो ज्यादा होती हैं, ज्यादा परमिएबल भी होती हैं वेनस एंड की कैपिलरीज, लेकिन वहां पे एब्जॉर्प्शन प्रेशर भी कम होता है, उसके बावजूद भी मूवमेंट होता है, चीजों का इनवर्ड मूवमेंट होता है। तो जितनी चीजें भी ट्रांसफर होके फिल्टर होके फ्लूइड में जाती हैं, जितना भी फ्लूइड जाता है उसका 9th पार्ट, 9 भाग जो है वापस आ जाता है वेनस एंड से। ये देखो, जैसे यहाँ पे आर्टीरियल एंड में जो पॉजिटिव, जो चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसलिए फिल्ट्रेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो निगेटिव है, इसलिए एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो बेनिफिट सब्सटेंसेस का हो रहा है, और यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन, कैपिलरी जो एब्जॉर्ब कर रही है वो हार्मफुल सब्सटेंसेस का हो रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो एब्जॉर्प्शन का जो मतलब का प्रेशर है वो कम होता है, फिल्ट्रेशन का प्रेशर ज्यादा होता है, उसके बाद भी चीजें यहां से निकल के इनवर्ड मूव करती हैं, ठीक है। तो वेनस कैपिलरी ये हो गया। द रीअब्जॉर्प्शन प्रेशर कॉजेज अबाउट, अब रीअब्जॉर्प्शन जो प्रेशर है उस इतना होता है कि जो जितना भी फ्लूइड में मतलब इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आया है उसका 9 भाग करीब करीब वापस चला जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है वापस वेनस एंड पे। बस जब गया था तो यूजफुल चीजें लेके गया, जब लौटा एब्जॉर्ब किया तो लौटा तो हार्मफुल सब्सटेंस लेके आया। बट अमाउंट अगर देखेंगे तो अमाउंट करीब करीब जितना भी पार्ट गया उसका 9 भाग वापस लौट के आ जाता है। 1% पार्ट जो है वो लिम्फ वेसल्स में चला जाता है। आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम भी एक प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ पे वेनस इसने क्या किया, जितना वेस्ट मटेरियल को ले आया अपने साथ, और फिर कहाँ चला जाएगा वो, वेनस एंड से पूरा आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से कहाँ डाल देगा, राइट एट्रियम में डाल देगा इम्प्योर ब्लड कैपिलरीज, है ना। तो कैपिलरीज में ही पूरा की पूरा ब्लड फ्लूइड जो है जो इंटरस्टिशियम में गया उसका 9 भाग तक वापस आ जाता है, बट इम्प्योरिटीज के साथ, और फिर वो वापस इसमें फिल्ट्रेशन के लिए, प्योर होने के लिए हार्ट में चला जाता है। लेकिन जो एक भाग बच जाता है वो भाग क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है। आप जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा लिम्फ क्या चीज है। लिम्फ भी एक प्रकार का वेस्ट है जो कि कैपिलरीज में वापस नहीं जा पाता है, टिश्यू में ही के इंटरस्टिशियम में ही रह जाता है, तो वो लिम्फ वेसल्स के माध्यम से लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है, और फिर वो उसका प्यूरिफिकेशन लिम्फ नोड्स में होता है, ठीक है। तो जब आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे तो इस चीज को आपको समझ में आएगा। तो आपने ये जो देखा, अब आप आगे जाके हम आपको वो पढ़ाएंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएंगे। तो जो आप वो पढ़ते हैं ग्लोमेरुलस में, वुमेन्स कैप्सूल में ग्लोमेरुलाई होती है, वहां पे भी पूरी कैपिलरीज का जाल होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो स्टर्लिंग फोर्सेस हैं, 4 फोर्सेस जो लग रहे हैं, ये इनका जो बैलेंस है अलग अलग कैपिलरीज में अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि सब जगह सेम टाइप से काम करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे जो ग्लोमेरुलाई है, रीनल ग्लोमेरुलाई है, जो कि वुमेन्स कैप्सूल में होती है, जैसे कि आपको याद होगा, इसको आप समझ लो, जैसे ये वुमेन्स कैप्सूल है, याद है, और ये क्या है, यहाँ पे खूब सारी कैपिलरीज होती है ना। जब आप सर्कुलर, फिर ये वापस ये एफरेंट से एंटर करता है ब्लड और ईफरेंट से निकलता है। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं इसमें स्टर्लिंग फोर्सेस हमेशा बराबर हों ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने अभी आपको बताया कि आर्टीरियल एंड में फिल्ट्रेशन होता है और वेनस एंड में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन यहाँ पे रीनल ग्लोमेरुलाई में पूरे जैसे एक बार एंटर किया तो पूरी कैपिलरी, ये सारी कैपिलरीज है, सब में केवल फिल्ट्रेशन ही होता है। पूरे एंटायर लेंथ में केवल क्या होता है, फ्लूइड जो है यहाँ से बाहर निकलता है, कैपिलरीज से बाहर निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन होता है। क्योंकि इसमें ग्लोमेरुलाई में क्या होना है, वेस्ट मटेरियल को निकालना है इसको, तो सारे की सारी चीजों को वो निकाल के यहाँ पे डाल देता है। किसमें, यहाँ पे आपका
बोमेंस कैप्सूल है ये किस में खुलता है ये, मतलब जो नेफ्रॉन होते हैं उसमें दिखते हैं बोमेंस कैप्सूल, तो यहाँ पे आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाता है। तो पूरा की पूरे एंटायर लेंथ में केवल फिल्ट्रेशन होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और जबकि जो कैपिलरीज आपकी इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, इंटेस्टाइन की जो पूरी लेंथ में जो कैपिलरीज होती हैं उनका काम पूरा की पूरा एब्जॉर्प्शन करना है, वहां पे कहीं पर भी फिल्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या होना है, न्यूट्रिएंट्स ही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वहां पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ पे पूरा की पूरा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ये जो स्टर्लिंग फोर्सेस हैं ये सब जगह एक से हो, कहीं पर उनका काम अलग होता है, कहीं पर अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि रीनल ग्लोमेरुलाई में केवल फिल्ट्रेशन होता है, जो भी चीज इसमें आएगी पूरी लेंथ में जितनी बड़ी भी कैपिलरी है, चाहे वो आर्टीरियल एंड हो चाहे वो वेनस एंड हो, पूरे में उसका फिल्ट्रेशन ही होता है। इसमें उसी हिसाब से स्टर्लिंग फोर्सेस काम करते हैं चारों। और इंटेस्टाइन में पूरे टाइम एब्जॉर्प्शन ही होता है। ये एक एग्जांपल है कैपिलरीज का, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो कैपिलरीज होती हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कैपिलरी फ्लूइड एक्सचेंज।